नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह जेटीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पॉलिटी की क्लास में भारत भारत के संविधान का संवैधानिक इतिहास देख रहे थे, जिसमें हम आगे आगे के कानून की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला टॉपिक होगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें आगे हम देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रावधान हुए थे। अब देखिए दोस्तों, इस प्रावधान में एक चीज इंपॉर्टेंट है। हम आ गए हैं 1892 में, उस समय थे 1861 में, पिछले वाले में जो हमने देखा था। अब इन दोनों के बीच में एक साल आता है दोस्तों, जिसका नाम है 1885। ठीक है, इस साल में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। इस साल में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस को एक मतलब भारत की प्रतिनिधि के रूप में एक जनरल सी पार्टी बनाई गई थी। अंग्रेजों ने सोचा कि ये भारत की जनता का पक्ष रखेंगी हमारे सामने। इस तहत कांग्रेस को स्थापित किया गया। तो अब जो भी हम आगे क्लास में बढ़ेंगे, हमें कांग्रेस के द्वारा भी देखना पड़ेगा, उसमें कांग्रेस की भी कुछ कुछ भूमिका होगी। जैसे कि 1861 में स्थापित विधान परिषदों में जो भी गैर सरकारी तत्व थे, वे जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था गैर सरकारी सदस्य में, ठीक है, वो क्या थे? जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। उन्हें वायसराय के द्वारा नियुक्त किया जाता था। वो वायसराय के पिछलग्गू थे जो उनके आगे पीछे घूमते थे। इनमें केवल बड़े बड़े जमींदार, अवकाश प्राप्त अधिकारी होते थे जो जनता को समझने का दावा नहीं कर सकते थे। मतलब उसमें जो लोग हुए बड़े बड़े जमींदार होते थे, अधिकारी बड़े बड़े, इन्हीं लोगों को शामिल कर दिया जाता था परिषद में। ये जनता से इनका कोई लेना देना नहीं था, पैसे वाले थे, इसलिए ये परिषद के सदस्य थे। राष्ट्रीयता का विकास तथा कांग्रेस का जन्म इस अधिनियम के पारित होने का एक प्रमुख कारण था। इस अधिनियम को क्यों लाया गया? क्योंकि राष्ट्रीयता लोगों के अंदर भर रही थी। वो भी क्यों भर रही थी? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस अपना काम करना शुरू कर चुका था। वो लोगों को जोड़ने की शुरुआत कर चुका था। इससे लोगों के भीतर क्या हो रहा था? राष्ट्रीयता फैल रही थी, राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी। इससे अंग्रेजी हुकूमत को बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? इस कानून का निर्माण किया, जिसको कहते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत देखिए दोस्तों, 1857 में स्थापित कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय ने शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया, जिससे राष्ट्रीयता की भावना उभरी। इसमें क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद जो जनरली जो नया जो गवर्नमेंट आया, तो हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि यूनिवर्सिटीज की स्थापना होने लग गई। कहाँ कहाँ? कल बम्बई, बंगाल और मद्रास, तीनों जो प्रेसिडेंसी आती, तो वहाँ जो यूनिवर्सिटीज बनी थी, अब वो क्या करने लगे? वो अपना शिक्षा का प्रसार करने लगे। लोग जब शिक्षित होने लगे तो उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति भावना का एहसास हुआ। लोग भी, जितने भी व्यक्ति थे, जनता थी, वो सब क्या हुआ? विकसित होने लगे राष्ट्रीयता की तरफ, और सब लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। 1857 के बाद की सरकार की दमनकारी नीति और लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति ने से भारतीयों में प्रशासन के प्रति कटुता बढ़ती चली गई। क्योंकि लॉर्ड लिटन जो थे, वो अब अंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में, जाहिर सी बात है, उन्हीं के अधिकारी थे, तो उन्हीं के पक्ष में काम करेंगे। तो उनका जो भी काम करने का तरीका था, और अंग्रेजों ने जिस तरह से 1857 में लोगों का दमन किया था, तो इन सब के कारण प्रशासन के प्रति लोगों के भीतर क्या हो गया? कटु भावना आ गई। लोग एक तरह से प्रशासन से नफरत करने लग गए थे। इन्हीं परिस्थितियों में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। ये सारी स्थिति देखकर अंग्रेजों ने क्या कहा कि एक ऐसी पार्टी बना देते हैं जिसके तहत भारत के लोगों की जो मानसिकता है या उनकी बात है, हम तक पहुंच सके। एक तरह से कहा जाता है सेफ्टी वल्व की तरह कांग्रेस को बनाया गया। अब कांग्रेस की स्थापना भी करवाई गई, तो किसके द्वारा कराई गई थी? उन्हीं के लोगों के द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, एओ ह्यूम। उन्होंने क्या किया? कांग्रेस का स्थापना किया। और लॉर्ड डफरिन उस समय जो भूमिका में थे वायसराय की। कांग्रेस ने जनता की मांगों को सूचीबद्ध किया तथा उन्हें सरकार के सामने रखा। कांग्रेस ने क्या किया? जनता की जो भी मांग थी उनको लिस्टेड किया, एक सूची में कैद किया,
और सरकार के सामने रखा कि इन चीज़ों पर कानून बनने चाहिए, लोगों की ये मजबूरियां हैं, ये ज़रूरतें हैं, ये सारी बातें कांग्रेस ले जाकर सरकार के सामने रख रही थी बार बार। पहले कोई भारत के लोगों की जो स्थिति थी या उनकी इच्छाएं थी वो सरकार तक पहुंचाने वाला नहीं था, लेकिन अब कोई आ गया था। वो कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट देखिए, उसने विधायिका सभाओं के प्रश्न को उठाया और काउंसिलों में भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग की। तो कांग्रेस ने इसमें क्या सबसे पहले किया? विधानसभाओं में विधायिका सभा जो थी, ठीक है, वहां पे प्रश्न उठाया और काउंसिल जो परिषद के सदस्य थे उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाने का मांग किया कि उसमें भारत के लोगों का क्या किया जाए, संख्या बढ़ाया जाए। ठीक है, तो भारतीयों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा? परिषद पे भारत के लोगों का अधिकार हो जाएगा और भारत के लोगों के हिसाब से कानून बनने लगेंगे। इसमें काउंसिलों को के कानून निर्माण तथा आर्थिक शक्तियों में वृद्धि की मांग की, जिससे वे सही रूप से भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। अब जाहिर सी बात है, अगर काउंसिल में भारतीय बढ़ेंगे और उसके बाद क्या नहीं, कानून निर्माण और आर्थिक शक्तियों की बढ़ोतरी की मांग होने लगी, तो ये सब चीजें अगर भारत के लोगों के हाथ में आएगी तो एक तरह से समझिए पूरा का पूरा प्रशासन भारत के लोगों के हाथ में आ सकता था। उस पर डफरिन ने एक सुझाव दिया। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा? आरंभ में कांग्रेस के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार सहानुभूति था तथा मित्रतापूर्ण था, परंतु 1888 तक यह पूर्णतया परिवर्तित हो गया। तो डफरिन का ने जो सुझाव दिया कांग्रेस के प्रति, उसने क्या कहा कि शुरू में अधिकारी जो थे, अंग्रेजी अधिकारी, उनका जो व्यवहार था सहानुभूतिपूर्ण था, मित्रता का था, लेकिन बाद में वो सब चेंज हो गया। उस वर्ष तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया और यह कहा कि यह एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है और कांग्रेस की मांग एक अज्ञात में बड़ी छलांग है। यानी कि वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं लॉर्ड डफरिन कि ये सबका नहीं, कुछ अल्पसंख्यक लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है, कुछ ही सेक्टर में वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि पूरे भारत का। और ये एक तरह से समझिए तो अंधेरे में छलांग मारने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। उसके अलावा डफरिन ने और क्या क्या कहा? उसने अपनी परिषद की एक समिति की भी नियुक्ति की जो कि प्रांतीय परिषद के लिए के विस्तार के लिए था। तो परिषद की समिति में नियुक्ति क्यों किया गया? कि प्रांतीय परिषद का जो हो सके विस्तार हो सके, उसे और बढ़ाया जा सके, पद को ऊंचा करने के लिए, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, आंशिक प्रतिनिधि प्रणाली आरंभ करने के लिए तथा राजनीतिक संस्था के रूप में उनका प्रसार करने की योजना बनाने के लिए ये सारे काम किए गए थे। 1890 में इंग्लैंड की रूढ़िवादी दल की सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस के सुझाव पर, इन सुझावों के आधार पर लॉर्ड सभा में एक विधेयक रखा जिसे 1892 के संसद द्वारा पारित की गई। तो 1890 में जब ब्रिटेन की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया कि सचिव जो थे लॉर्ड क्रॉस, ठीक है, उनके सुझाव पर एक वहाँ की जो लॉर्ड सभा थे, यानी कि आज यहाँ की राज्यसभा, उस समय उच्च सदन कौन सी थी? लॉर्ड सभा, उसमें एक विधेयक रखा। उस विधेयक का नाम क्या था? 1892 का एक्ट। इसे ही भारत परिषद अधिनियम 1892 की संज्ञा दी थी। तो जो कांग्रेस ने काम किया, ये सारी चीजें बनाई, जो डिमांड रखे, उन सब के आधार पर लॉर्ड, ये जो भारत के सचिव थे लॉर्ड क्रॉस, उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया किसको? ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने लॉर्ड सभा में ये विधेयक रखा और जिस विधेयक को 1892 की संज्ञा दी गई। अब इस विधेयक के आने पे क्या निष्कर्ष निकला, इसका क्या क्या स्थिति बनी, वो देखते हैं। तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम अपूर्ण एवं असंतोषजनक था, परंतु सुधार की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम की संज्ञा दी गई। तो निष्कर्षता अगर हम देखें तो 1892 में जो भी कुछ हुआ, इससे भारतीयों के प्रति कतई संतोष का कोई ये नहीं था, क्योंकि टोटली ये फेलवर थी। लेकिन हाँ, ये कह सकते थे कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम था, ठीक है, भारत के लोगों के या फिर उसमें सुधार के लिए के तरफ अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक
कदम माना जा सकता है। दोष के बावजूद इस अधिनियम के माध्यम से कई बातों में एक नई परंपरा स्थापित हुई, जैसे कि निर्वाचन प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो निर्वाचन, इसमें दूसरा क्या हुआ कि जो जनता के परिषद के जो सदस्य आ रहे थे वो आपको वायसराय के जान पहचान वाले या उनकी सिफारिशों पे आ रहे थे। अब क्या किया गया, निर्वाचन प्रणाली को भले ही डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया कि निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और सरकार का पक्ष सबल रहते हुए भी कुछ भारतीय सदस्यों को संसदीय क्षमता प्रकट करने का अवसर मिल गया। तो इसमें अब नेक्स्ट क्या किया गया, बजट पर जो भाषण होती है तो उस पर बहस करने का भी अधिकार मिल गया। भारतीय तो उसमें शामिल थे, तो बहस तो यही करते ना, पक्ष विपक्ष अब क्या करने लगा, बजट सही है गलत है उस पर बहस भी होने लगा। इस तरह से संसदीय क्षमता जो होती है उसको प्रकट करने का भारतीयों को एक अच्छा मौका मिला। यह सही है कि भारतीय सदस्यों का परिषद में बहुमत नहीं था, किंतु वे सरकार की नीति की आलोचना कर राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को सरकार के समक्ष पेश करने से बाज नहीं आते थे। तो भारत के लोग जो थे, ठीक है, इनके पास बहुमत तो नहीं थी, कतई नहीं थी, ये चले गए यही बहुत थी, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछते थे, सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे वहाँ के पार्लियामेंट में, और साथ ही साथ राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पूछ पूछ कर मतलब सरकार को परेशान तो कम से कम ये लोग करते ही थे। इतना तो काम जरूर होने लगा था। इसके बाद भारतीय सदस्यों का प्रयास परिषद में भले ही असफल रहा हो, किंतु भावी पीढ़ी के लिए उनका विचार प्रेरणा का स्रोत बन गया और जनहित को प्राथमिकता देने की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। तो भले ही वो टोटल फेलवर रहे, ठीक है, कहा जाता है कि मतलब वो अपना जो काम करना चाहते थे, अपनी बात नहीं मनवा पाए, आलोचना तो करते थे, कम से कम मीडिया में न्यूज में तो आती थी कि सरकार ये गलत कर रही है। और आगे की आने वाली जो पीढ़ी थी, उनके बाद वाली, उनके अंदर कम से कम एक प्रेरणा बनकर तो ये बातें उतरी कि जनहित को प्राथमिकता देने की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लग गई। रियायतें अपूर्ण एवं असंतोषजनक थी, परिषद के आकार में वृद्धि भी क्षुद्र एवं तुच्छ थी। थोड़ा बहुत चेंज किया गया, एक आध बढ़ा दिए गए, ठीक है, लेकिन व्यापक पैमाने पे जो कहते हैं बढ़ाने की मांग थी वो सब नहीं थी। चारों तरफ मतलब टोटल असंतोषजनक का माहौल था। इस एक्ट के द्वारा लोगों को परिषदों में अपनी प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब प्रतिनिधि अधिकार दे दिया गया कि भारत के लोग रहेंगे, लेकिन लोगों को चुनने का अधिकार अभी जैसे दिया था ना अप्रत्यक्ष रूप से, तो डायरेक्ट चुनने का अधिकार नहीं मिला। परंतु आगे चलकर मार्लेमेंटो सुधार के लिए 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का मार्ग साफ हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हुआ, डिफरेंसेस आ रहे थे, क्लैश हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आगे कौन सा रिफॉर्म आया, मार्लेमेंटो सुधार 1892 में। इसी को भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं, जो मार्लेमेंटो सुधार लेकर आए। अब मार्लेमेंटो कौन थे, ठीक है, इस तरह के नाम आपको दो बार देखने को मिलेगा, मार्लेमेंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड। तो ये दोनों नाम क्या किनके किनके होंगे, ये भारत के, ये देखिए, ये भारत सचिव होंगे जो आगे होंगे, ठीक है, आगे जिनका नाम होगा वो कौन होंगे, भारत सचिव, और सेकेंड वाला नाम जो होगा वो वायसराय का होगा। तो इस तरह जब भी दो नाम जोड़ के आए आप याद कर सकते हैं कि आगे वाला नाम किसका, भारत सचिव का, पीछे वाला नाम किसका होगा, वायसराय का। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये रहा मोटा मोटी आपका क्या 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था। इसके अलावा जो भी मार्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये सब क्या है, इतिहास के एक सुनहरे अक्षर में लिखे गए, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, सुधार लाने का प्रयास किया। अब पास रहा फेल रहा ये तो आलोचना का विषय है ही, लेकिन एक तरह से देखिए तो अब भारतीयों की लगभग लगभग बात जहां एकदम से नहीं सुनी जा रही थी, अब क्या हुआ, अब भारतीयों की बात सुनी जाने लगी। इस तरह से स्थितियां क्या हो रही थी, परिवर्तनशील थी, परिवर्तित हो रही थी, और
एक भारतीयों के लिए प्रेरणा के रूप में आ रही थी कि हाँ, हमें अपनी बात मनवानी पड़ेगी। इसी तरह मनवाते मनवाते इन्हें अपनी बात का इस बात का ख्याल आएगा कि अब हम खुद से शासन कर सकते हैं, तो फिर ये स्वशासन की मांग करेंगे कि हमें स्वशासन दो, हमारा खुद का शासन दो। आगे बढ़कर हम देखेंगे स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे कि हमें स्वशासन नहीं, हमें तो पूर्ण आज़ादी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो कानून होगा वो लेकर हम दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए JTC IS की जो यूट्यूब लिंक है उसे जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।